नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आई थिंक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। उसके ऊपर से हमने कुछ सम स्पेशल केसेस देख लिए थे एंड देन रेंज देख ली थी। एम आई राइट ओम? कैन यू वेरीफाइड मी? क्या तुम मुझे वेरीफाई करोगे बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करना है हमें, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, एंड देन वी विल सी सम अदर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, ठीक। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो हमने पिछली क्लास में किया था। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए ए एंड बी का, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हमें कौन देता है? इनसे मिलने वाला एक पैरेललोग्राम, और वो रिजल्टेंट होगा इनका डायगोनल। तो ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा मान लिया, और ये रिजल्टेंट हमने मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है किससे? ए वेक्टर से। तो हमने ये निकाला था कि जो मॉड आता है रिजल्टेंट का मॉड, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आएगा अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मिलता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या होती है? इसकी लेंथ। सो दिस इज मॉड ए प्लस, और मैक्सिमम वैल्यू जो हमने देखी थी मॉड आर ए की, वो आ रही थी मॉड ए प्लस मॉड बी, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो कब मिलेगी? जब मॉड ए माइनस मॉड बी होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मैक्सिमम और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर मिनिमम। सो हमारा जो मैग्नीट्यूड था मॉड ए प्लस बी, ये किन दोनों के बीच में लाई करेगा? ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सो दैट विल बी द रेंज। ये चीज हमने पढ़ लिया था, और इसी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज की क्लास में भी हम कुछ आगे बढ़ाएंगे इसी पार्ट को, ठीक है। तो इस पोर्शन में अगर किसी को डाउट है तो मैं पहले रुकूंगा यहाँ पर 10 सेकेंड्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। हेलो सर। एक चीज और निकाली थी हमें। हाँ पूछो सर, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है सर, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में क्या बताता है हमको मैग्नीट्यूड इसका? ये हमें ये बताता है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर इफेक्ट जनरेट करेंगे, वो अकेला ये आर वेक्टर जनरेट करेगा। मतलब अगर मैं ए और बी ना बनाते हुए सिर्फ आर वेक्टर बनाऊंगा, तो आर वेक्टर इन दोनों का इफेक्ट शो करेगा। सपोज मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक है F1 फोर्स और एक है F2 फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ओ ऑब्जेक्ट पर। तो अगर मैं F1 और F2 का रिजल्टेंट बना दूं Fr, तो ये जो F1 F2 प्रोड्यूस करते इस O के लिए जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते, वो अकेला ये फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है इन दो वेक्टर्स को बनाने की जगह हम सिंगल वेक्टर अगर बना दें तो वो इन दोनों का ही इफेक्ट शो करेगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज और देखी थी हमने, डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी, मतलब हमने एक एंगल देखा था कि जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये हमारा अल्फा मिल जाता है। कैसे करते हैं इसको? ऐसा ट्रायंगल बनाकर पूरा, ठीक है। तो ये बन जाता है मॉड बी कॉस थीटा, ये बनता है मॉड ए, और ये बन जाती है मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं, और अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज जो है, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप लोगों को ही बताना है, ठीक है। तो बताओ भाई जरा, स्पेशल केस हमने एक थीटा इक्वल टू 0 देख लिया, थीटा इक्वल टू 180 देख लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो स्पेशल केस देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो जिसमें दो वेक्टर्स, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री यहाँ कर दिया है। तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट आना चाहिए इन दोनों का जो रेक्टेंगल बनेगा उसका डायगोनल जो है दैट विल बी गिव रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां पर सीधे सीधे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos 90 डिग्री, और cos 90 हो जाएगा 0, और cos 90 अगर 0 हो गया तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, एंड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी। ठीक, ये आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मॉड बी है तो दिस इज ऑल्सो मॉड बी। तो ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज द हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की अगर लेंथ निकालोगे यही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी देख सकते हो इस चीज को। और अब मैं अगर आपसे पूछता हूं रिजल्टेंट एंगल विथ ए वेक्टर, तो अगर हम रिजल्टेंट का एंगल देखते हैं विथ ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और इन दोनों का रेक्टेंगल बनाकर जो रिजल्टेंट निकला था उससे हम ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं। तो ये एंगल कितना आएगा जरा बताओगे मुझे, tan अल्फा कितना आएगा? 45 डिग्री, 34 डिग्री। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी, मॉड बी, और ये लेंथ कितनी है, दिस इज मॉड ए। सो tan अल्फा आएगा मॉड बी अपॉन मॉड ए। ये लेंथ दोनों इक्वल होती, अगर इक्वल होती, इफ मॉड ए मॉड बी इक्वल, इफ मॉड बी इक्वल टू मॉड ए, देन जो रिजल्टेंट का एंगल आता, देन द रिजल्टेंट एंगल इक्वल टू 45 डिग्री विथ ए एंड बी। इस चीज को समझो, यहाँ 45 जितने लोगों ने बोल दिया है, जल्दबाजी कर दी। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? नहीं, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, बताओ जरा क्या कहना चाह रहे हो। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अच्छा, क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है? अच्छा, सही हो गई, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज अभी भी सही नहीं आई मुझे, वो अंदाजा लग गया। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, चलो तुम कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन, हाँ सही हो गई, चलो रौनक का आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद थम्स अप भेजना, देन फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलो ये डन हो गया। ठीक, अब कमाल की बात देखते हैं जरा कुछ, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि इफ मॉड ए इज लेस देन मॉड बी, ठीक है, एंड थीटा कितना है दोनों के बीच का, 90 डिग्री, एंड थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर मॉड ए छोटा है मॉड बी से, तो एक्चुअल में मैं क्या बनाऊंगा, एक ये छोटी सी लेंथ और एक बड़ी मॉड बी जो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों बनाए, ठीक है, तो अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं ये रिजल्टेंट बनाऊंगा, तो मुझे ये बताओ कि बी के ज्यादा पास दिख रहा है या ए के ज्यादा पास दिख रहा है रिजल्टेंट?
कमेंट करो। बी के ज्यादा पास दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी के ज्यादा पास दिख रहा है। तो अगर हम यहां से देखें तो मॉड ए से बड़ा है मॉड बी, देन इट इज क्लियरली सीन, ठीक है, रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू बी। क्लोजर टू बी का मतलब क्या है? मींस इट मेक्स स्मॉल एंगल या स्मॉलर एंगल विथ बी वेक्टर एज कंपेयर टू ए, सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, इफ मॉड बी या फिर मॉड ए को बड़ा कर दूं मॉड बी के कंपैरिजन में, एंड थीटा इज 90 डिग्री, तो मॉड बी अगर छोटा कर दिया जाए और मॉड ए बड़ा कर दिया जाए, और ये मॉड बी है, ये मॉड ए है, तो जरा देखो रिजल्टेंट कहां किसके ज्यादा पास आ रहा है? ए के ज्यादा पास आएगा या बी के? जरा बताओ मुझे कमेंट करके। हाँ, ए के ज्यादा पास आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो यहां से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट विल मेक एन एंगल स्मॉलर विथ ए एज कंपेयर टू बी। कंक्लूजन क्या निकालें? ठीक है, अगर हम यहां से एंगल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पर इन दोनों पॉइंट से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? जरा कमेंट करके बताओ मुझे, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? लिख लो जरा एक सेंटेंस में, मैं भी देखना चाहता हूं कितना जल्दी दिमाग चल रहा है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद? स्मॉलर मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल सही जवाब। मोर मैग्नीट्यूड लेस एंगल मींस, सिंपल सी बात यह है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स will be closer to the vector which has larger magnitude, नोट डाउन करो, ये छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन थोड़ा आइडिया लगेगा कि रिजल्टेंट के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं कि कहां पर आएगा, कहां नहीं आएगा, किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज लिख लो जल्दी से। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री हो तभी ये लगाएगा, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। वेक्टर विच हैज लार्जर मैग्नीट्यूड and it is independent of angle between vectors। ये चीज चाहे 90 डिग्री नहीं भी होती तब भी ये चीज वैलिड है, ठीक है, कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके पास में रहेगा कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। आप पैरेललोग्राम बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद मुझे थम्स अप भेजो। लिख लिया बहुत सारे लोगों ने। लास्ट 10 सेकेंड्स में यहां रुकूंगा। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्वेश्चंस आने वाले हैं सामने। क्वेश्चन है, if the magnitude of two vectors, if the magnitude of the two vectors a and b are equal,
आर इक्वल, और ये इक्वल है, ठीक है। एंड आपको बताना है इसमें क्या बताएंगे आप, ठीक है। एंगल ले लेते हैं विथ एंगल बिटवीन देम, थीटा, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। एंड सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर। चलो भाई लग जाओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन में और मजा आएगा। तो फॉर द ए क्वेश्चन, फॉर द ए ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस वो है फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सा दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग मैच करवा सकते हैं। 4a cos थीटा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन 2a cos थीटा बाई 2, थर्ड ऑप्शन a cos थीटा बाई 2, एंड फोर्थ ऑप्शन, ध्यान से सुनना, नन। और फॉर द बी पार्ट ऑप्शंस हैं फर्स्ट 60 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड 15 डिग्री, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आएगा। लगाओ दिमाग जल्दी से। कमेंट करो, कमेंट, और कमेंट भी अभी नहीं करना है, 50 सेकेंड्स के बाद। सभी लोग आंसर निकालें, उसके बाद पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, अपना आंसर निकाल के रखो, देन कमेंट करना है। 50 सेकेंड्स। चलो हो गया, कमेंट करो। देखें जरा कितने लोगों का आंसर है। किसी ने नहीं किया अभी तक कमेंट, आंसर नहीं आ रहा क्या? सेकंड पार्ट का तो आंसर आना चाहिए। ए का नन, ए का डी बता रही है मुनमुन, बी का 45 प्रश्न, ए का नन आ रहा है बहुत सारे लोगों। चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शंस में अभी हटा रहा हूं, ठीक है, फिर मैच कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, देखते हैं कितने लोगों का सही है। सॉल्यूशन, ए पार्ट मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। और एंगल जो है वो दोनों के बीच का थीटा, दिस इज मॉड ए, दिस इज मॉड बी। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे, सो मॉड ए प्लस मॉड बी का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, दैट इज अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अब मैं मॉड ए इक्वल टू मॉड बी पुट कर रहा हूं, तो देखो यहां बनेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। और यहां से सॉल्व करोगे,
सॉरी, तो ये भी मॉड ए बना दूंगा, तो ये 2 मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ since cos 2 theta that is equal to 2 cos square theta minus 1, so mod a plus mod b जो बन रहा है अंडर रूट 2 mod a स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, देखो जरा ध्यान से, यहां से यहां थीटा था, तो यहां अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है। तो अगर तुम प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि भाई cos 2 अल्फा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो जैसे ही हम 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा, यहां से माइनस 1 इधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, इसको यहां रख दूंगा, 2 इंटू 2 बाहर आ गया, मॉड ए स्क्वायर का मॉड ए बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2। अच्छा सॉरी, मैंने ये दे दिया था, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, 2 मॉड ए कैपिटल, तो आंसर ये आएगा। अब तो जिन्होंने नल लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यहाँ स्मॉल ए दे दिया था, वो गलती थी, यहां पर क्या आएगा, बड़ा मॉड ए। तो ये आंसर आता है जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो। ठीक है, तो 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2 दैट इज द रिजल्टेंट। कितनों को आ गया समझ में, वो थम्स अप भेजेंगे, और टाइम दे रहा हूं मैं इसको नोट डाउन करने के लिए 15 सेकेंड्स। मोहिनेश का हो गया है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। ये पैरेललोग्राम का ये जो फॉर्मूला होता है काफी यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट जो था बी पार्ट तो बहुत ही सिंपल सा था। बी पार्ट में हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स जो हैं मॉड बी और ये मॉड ए, इनके बीच का रिजल्टेंट देखना होगा। दिस इज द रिजल्टेंट, और हमें चाहिए ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमें चाहिए। सो मॉड ए और मॉड बी अगर बराबर है, चलो तो ये एंगल हमें चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो मॉड ए और मॉड बी बराबर है, तो इसको लिख लिया मॉड ए कॉस थीटा, सॉरी मॉड ए साइन थीटा डिवाइड बाई मॉड ए प्लस मॉड ए कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, मैंने अभी भी बताया कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस चीज को समझना होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2, कॉस से एक कॉस गया, 2 से 2 गया, क्या बचेगा, टेन बाई, एंगल मिल रहा है हमें फाइनली क्या, टेन इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2, यानी अल्फा किसके बराबर आएगा, थीटा बाई 2 के।
इस चीज को सुन लो। हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है। The screen is not clear. अभी क्लियर है? नो सर, नॉट क्लियर। ये शायद कल भी इसी टाइम था ये। रुको जरा। रौनक, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। क्लियर हो रहा है? सर पहले से सही है, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है। पहले पूरा से सही क्लियर है। नहीं। अच्छा चलो रुको जरा। फिर से वैसे ही हो गया सर। फिर से वैसे ही हो गया, 1 मिनट। अभी दिख रहा है सही से? नो सर, वैसे ही है। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुको। क्लियर? चलो ठीक है, बढ़िया। तो क्या बता रहा था मैं? सभी को दिख रहा है? बिल्कुल कमेंट करो जरा, क्लियर होगी स्क्रीन? कमेंट करो। No sir, कमेंट अभी करो, क्लियर नहीं आवाज हुई। देखो साफ। अभी भी क्लियर नहीं हुई। रुको जरा, मैं दोबारा आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। अब बताओ। वैसे वो भी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई? बैंडविड्थ इज लो। नहीं, बैंडविड्थ की तो प्रॉब्लम नहीं है, पता है कि स्पीड से दिक्कत आ रही हो। तो स्क्रीन स्टॉप हो गई सर आपकी। हाँ क्लियर है? करो। सर नहीं यार, माधव नहीं हुई। सर फिर से हो गई है। वैसे वैसे ही हो गई है। मुझे तुम लोगों की काफी सही से समझ में नहीं आ रही। अच्छा रुको जरा। सब ब्लर है स्क्रीन। 1 मिनट रुको। हाँ स्क्रीन ब्लर हो रही है, रुको जरा।
चलो अब बताओ जरा। नो सर। चेंज कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। क्लियर नहीं हुई है? अरे यार नो रुको। सर। सर अब क्लियर है। अब बताओ। सर ये दूसरी वाली स्क्रीन इज क्लियर पर पहली वाली नहीं है। अब ठीक है? कमेंट करो। अब ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? स्पीड तो आ रही है, सब कुछ सही है। रुको जरा। सर क्लियर है सर स्क्रीन? क्लियर हो गई सर। सर क्लियर है। हाँ अब क्लियर है। सर क्लियर हो रही है। चलो तो दिख रहा है, नोट कर सकते हो? यस सर। करो जल्दी से नोट। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक, नोट करो जल्दी से। तो हम यहाँ पर एंगल निकाल रहे थे, रिजल्टेंट ए और बी के बीच का एंगल। तो हाँ, तो हमने ये देखा कि मॉड ए मॉड बी के बराबर है, तो मॉड बी की जगह मॉड ए रख दिया। एंड देन हमने पूरा सॉल्व किया है। कौन से फॉर्मूले लगाकर? ये दोनों फॉर्मूले लगाए हैं हमने। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो θ/2 आ रहा है। अल्फा जो है वो कितना आ रहा है? θ/2। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, यहाँ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो θ/2 बनाएगा। हेलो सर। हाँ सर जो हमने वेक्टर का ये बनाया है सर, सर इसको हम उस तरह नहीं बना सकते 90 डिग्री के एंगल पे? नहीं, क्योंकि इधर एंगल 90 डिग्री कहाँ दिया है? थीटा दिया हुआ है। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि तुम ये फॉर्मूले भी रिवाइज करते जाओ। अब देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखते हैं जरा कितने लोग कर पाते हैं। माइक ऑफ कर लो सभी लोग, ध्यान रखो जरा माइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट of the two vectors, the resultant of the two vectors a vector and b vector, ठीक, is perpendicular is perpendicular is perpendicular to the vector is perpendicular to the vector which is smaller in magnitude, which is smaller in magnitude. ठीक है, find the angle between the vectors, find the angle between the vectors। ठीक है, और अज्यूम कर लेना यहां पर लेट ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, चलो करो जल्दी से, देखते हैं कितना लोग आंसर निकालते हैं इसका। कर लो जरा, एक रफ कॉपी भी लेके बैठा करो साथ में। तो जैसे ही मैं क्वेश्चंस दूं अपनी रफ कॉपी में किया क्वेश्चन, ठीक है, जैसे तैसे। और जब हमने सॉल्यूशन देखा तो उसको फेयर कर लो, जिससे नोट्स अच्छे बनेंगे। ठीक है, मैं नोट्स मंगा सकता हूँ किसी के भी चेक करने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है।
दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है उस वेक्टर के जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो हमें बताना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ए को अगर हमने बी से बड़ा मान लिया तो सपोज ये कुछ ऐसा बनेगा क्वेश्चन, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बनाना है, तो रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो डायगोनल देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया मॉड ए, ये हो गया मॉड बी, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो इन दोनों का जब डायगोनल बनेगा तो दिस शुड बी द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होना चाहिए। ये रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है? बी वेक्टर के। तो हमें बताना है दिस एंगल, तो ये थीटा कितना होगा? करो 37 डिग्री। ये थीटा तुम्हें 90 डिग्री से कम दिख रहा है माधव? यहां साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 90 से ज्यादा होगा। थोड़ा ध्यान दो। अगर हम फॉर्मूला लगाएं, रिजल्टेंट और एंगल के बीच वाला जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो जरा, ये फॉर्मूला जो होता है कि भाई दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जो होता है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं हम कितना? अल्फा। तो मुझे बताओ ये tan अल्फा में कितना लिखूं? कोई बताएगा मुझे ये tan अल्फा में कितना लिखूं थीटा के फॉर्म में? थीटा के फॉर्म में ये tan अल्फा कितना आएगा? हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, या नीचे मॉड ए आता था? नहीं वो तो ठीक है, 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये थीटा के फॉर्म में चाहिए मुझे। tan अल्फा मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ थीटा। सर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। यार बी नहीं आएगा ना, बी तो नीचे आ गया, ए आ गया ऊपर। ए साइन थीटा फिगर अपॉन के, में, हाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा अपॉन मॉड ए कॉस थीटा प्लस मॉड बी, ठीक है। एंड if the resultant is making an angle with b vector is 90 degree, so अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा? 90। तो tan 90 डिग्री that should be equal to mod a sin theta upon mod a cos theta and plus mod b। tan 90 की वैल्यू 1/0। इस चीज को समझो। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, तो मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू प्लस मॉड बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर, ठीक है। 0 के बराबर अगर हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। 150 डिग्री कौन बोल रहा है आंसर? 150 डिग्री मुझे जरा नाम जानना है, और जानना चाहूंगा कैसे 150 कैसे। यहां से अगर थीटा निकालोगे, यहां से अगर तुम थीटा निकालोगे तो कितना आंसर दोगे? कॉस इनवर्स माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। जरा ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला यूज किया है यही वाला जो मैं करता आ रहा हूं, बस यहां पर अल्फा कितना है? 90 डिग्री है, और मैंने ए ऊपर मान लिया बी नीचे मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
मैंने ए अगर ऊपर माना है तो इधर मॉड बी की जगह मॉड ए कर दूंगा फॉर्मूले में, सिर्फ सिंबल ही तो चेंज करना है। और tan अल्फा की जगह tan 90 कर दिया, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है बी और रिजल्टेंट के बीच का 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0 यानी इंफिनिटी। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉड ए cos थीटा प्लस मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यहां से cos थीटा निकालोगे तो क्या आएगा माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स, अंदर क्या रहेगा मॉड माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए। कितनों को ये समझ में आ गया है थम्स अप भेजो। क्लियर, रौनक को आ गया है समझ में, दिशिता को भी आ गया, माधव को भी आ गया, वेरी गुड। तो मैं कंक्लूजन अगर बनाना चाहूं तो रिजल्ट्स के फॉर्म में हम क्या बना सकते हैं, जरा देखो। रिजल्ट क्या हो गया है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट ये बन गया कि इफ द रिजल्टेंट of two vectors, if the resultant of the two vectors makes an angle 90 degree with the vector of small magnitude, smaller in magnitude, then angle between the vectors is equal to theta equal to cos inverse माइनस मॉड भी क्या था स्मॉलर वेक्टर। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, या फिर मैं ये कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बिगर या फिर लार्जर वेक्टर। इस तरीके से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। लिख लो जरा इस रिजल्ट को, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार लगेगा क्वेश्चंस में। छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे माइनस साइन के साथ, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो जैसा कि cos थीटा नेगेटिव में आया, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो हमें दिख भी रहा था, ये आएगा ही सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हो गया सभी का, डन डन भेजो, देन फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग सही आंसर। बिल्कुल फोकस हो जाओ, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, जो तुम पढ़ चुके हो वही लग रहा है क्वेश्चंस में बार बार। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, द सम ऑफ टू फोर्सेस acting at a point, the sum of two forces acting at a point, ठीक है, is 16 Newton. If the resultant force is 18 Newton, if the resultant of forces is 18 Newton, sorry 8 Newton, okay, and its direction is perpendicular to, minimum force, ठीक है। Find the magnitude of the forces, करो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट 20 सेकेंड्स क्वेश्चन लिखने के लिए। 6 and 10 आ रहा है, चलो देखते हैं जरा।
लिख लो क्वेश्चन। किसने आंसर दिया है 6 and 10? जरा माइक ऑन करेगा। यस सर। तो मैं पहले चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, देन आपसे पूछूंगा कि 6 and 10 कैसे दिया। ओके सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से क्वेश्चन को और सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, तो आई थिंक सबने लिख लिया होगा क्वेश्चन। अब बताओ मुझे कैसे दिया 6 and 10? सर पैरेललोग्राम लॉ से सर इक्वेशन बन गई थी सर 64 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस बिल्कुल ए सही है। स्क्वायर। ठीक है, और सर फिर उसके बाद लास्ट में सर 2ab cos थीटा आया था, तो सर b cos थीटा की वैल्यू सर tan अल्फा में से ले ली थी सर माइनस ए। b cos थीटा, बिल्कुल सही है, चलो वेरी गुड। और सर पुट तो करके ये वैल्यू भी आ गई। ये क्वेश्चन सीधे ऊपर वाले रिजल्ट से यूज कर सकते हैं हम, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखो क्या है। सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट है 16 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना है 8 न्यूटन। तो लेट द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस मान लेते हो, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। इन दोनों का जो सम है इन दोनों का, वो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है F1 प्लस F2, ये दिया हुआ है सीधे सीधे 16 न्यूटन। ठीक है, और रिजल्टेंट की बात की जाए, अगर ये F1 और F2 मान लो किसी एंगल थीटा पर है, ठीक है, सो रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं F1 प्लस F2 का, तो वो फॉर्मूला हम सीधे लगाएंगे मॉड F1 स्क्वायर प्लस मॉड F2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड F1 मॉड F2 cos थीटा। और ये जो रिजल्टेंट है ये दिया हुआ है कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 8। ठीक, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक, अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी है हमें, ये दिस वाज द, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इंफॉर्मेशन होगा, ये थर्ड कौन सी इंफॉर्मेशन दी है कि जो स्मॉलर फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है कौन, रिजल्टेंट। यानी जो अभी अभी हमने निकाला था कि इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, तो cos थीटा जो आता है वो कितना आता है, माइनस स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। तो स्मॉलर आप किसको मान लेते हो, चलो स्मॉलर में F2 को मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा मॉड F2 और नीचे बन जाएगा मॉड F1। सो लेट मॉड F2 इज लेस देन मॉड F1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास cos थीटा मिल गया, cos थीटा मतलब मॉड F1 cos थीटा जो मिल गया हमें माइनस के साइन के साथ, वो किसके बराबर मिल गया, मॉड F2 के बराबर। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन की मदद से F1 और F2 निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आई थिंक अब ये दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे 8 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड F1 स्क्वायर प्लस मॉड F2 स्क्वायर और माइनस मॉड F1 cos थीटा। तो मॉड F1 cos थीटा की वैल्यू माइनस F2, तो ये बनेगा माइनस 2F2 स्क्वायर। सो 8 इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर। और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये 64 इक्वल टू मॉड F1 स्क्वायर माइनस मॉड F2 स्क्वायर। क्लियर, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन जो है मॉड F1 प्लस मॉड F2, मतलब F1 प्लस मॉड F2, इसका सम कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन। इन दोनों इक्वेशनों से आंसर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट हो गई ये वाली एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई ये वाली, दैट इज 64। तो सॉल्व करोगे तो मॉड F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन।
और मॉड F2 की वैल्यू आएगी 6 न्यूटन। आंसर ये आएगा। दीज आर द आंसर्स। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हमने इक्वेशंस का यूज किया है, तीनों इंफॉर्मेशंस का यूज किया, तो ये जो चीज थी इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई स्क्वायरिंग करने के बाद, और एक इक्वेशन पहली वाली थी, दोनों को सॉल्व कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का सम दिया था हमें यहाँ पर 16 न्यूटन। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर हमने F1 को जनरेट कैसे कर लिया F2 से? हमने मान लिया, बस माना है। देखो, हमने माना है F1 को बड़ा F2 से, इसलिए हमने जब ये cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो ऊपर किसको रखा है हमने? स्मॉलर वाले को। तो इसलिए मॉड F2 की वैल्यू माइनस मॉड F1 cos थीटा आ गई। ठीक है, तो आंसर आ गए 10 और 6। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। लास्ट 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए या समझने के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट चीज लिखेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काफी इंटरेस्टिंग लॉ है ये। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं। स्टेटमेंट है, if in a polygon of n sides, if in a polygon of n sides, if in the polygon of n sides, n minus 1 sides, ठीक है, representing the vectors are in order, आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हम ट्रायंगल लॉ में समझ रहे थे। ठीक है, आर इन सेम ऑर्डर, देन द रिमेनिंग वन, जो एक रह जाएगी, देन द रिमेनिंग वन, ठीक है, विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विच आर इन अपोजिट ऑर्डर, विच इज इन opposite order, will give the resultant, ठीक है, which give the resultant of sum of, ठीक है, n minus 1 sides, या फिर मैं ये कहूं कि n-1 जो वेक्टर्स होंगे उनका वो रिजल्टेंट दे देगा। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो, जरा देखो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, देन ये c वेक्टर, फिर मैं ये गया इधर d वेक्टर, और यहां गया मैं e वेक्टर। ठीक है, और याद ये देखो जरा, ये मैंने एक बनाया अपोजिट f वेक्टर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा f वेक्टर के बराबर। ये हो जाएगा f वेक्टर, यानी रिजल्टेंट ऑफ n-1 वेक्टर्स विल बी इक्वल टू, जो कि सेम ऑर्डर में होंगे, उनका रिजल्टेंट कौन दे रहा है? द वन साइड
which is in opposite order. Which is in opposite order. या हम इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, जो ऊपर वाली डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो पहले नोट डाउन कर लो, देन फिर मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर, पॉलीगन लॉ के ऊपर। सिंपल सा है, कठिन नहीं है ज्यादा। नोट डाउन करो जल्दी से। ये एक पॉलीगन है, कितनी साइड्स का, 1 2 3 4 5 6 साइड्स का, जिसमें 5 साइड एक ही ऑर्डर की है। एक जो लास्ट वाली साइड है, ठीक है, उसको हमने रिवर्स कर दिया। तो ये जो 5 एक जैसी हैं, इनका रिजल्टेंट कौन दे रहा है, वो जो रिजल्टेंट कौन दे रहा है, जो साइड अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल 2 लेता हूं, ध्यान से देखेंगे अब एग्जांपल 2 की तरफ। एग्जांपल 2 क्या है, सिंपल सा, मान लो ये मेरा एक पॉलीगन है, दिस इज ए वेक्टर, ये बी वेक्टर मैंने उल्टा कर दिया, फिर मैंने सी वेक्टर ऐसे में कर दिया, फिर मैंने डी वेक्टर उल्टा बना दिया, एंड देन मैंने ई वेक्टर ऐसे बना दिया। सो दिस इज द पॉलीगन। तो अगर मैं यहां पर पॉलीगन लॉ लगाऊं, तो देखो जो सेम ऑर्डर्स में है, तो जैसे ए, अगर मैंने क्लॉकवाइज, अगर मैंने टेकन क्लॉकवाइज एज अ पॉजिटिव, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो अगर मैं ए वेक्टर देखूं तो ये क्लॉकवाइज है, तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। बी वेक्टर को क्या ले लिया, नेगेटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब जरा देखो, यहां प्लस सी वेक्टर, फिर माइनस डी वेक्टर, फिर प्लस ई वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, ये इनके बराबर आ रहा है। तो ये भी एक पॉलीगन लॉ है, जिसमें तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहां से अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ द ऑल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, which are in same order, ठीक है, which are in same order, that is equal to the resultant of all vectors which are in opposite order. नोट डाउन करो इस चीज को भी। तो ये भी एक पॉलीगन लॉ है, ठीक है, इस तरीके से भी समझना होगा हमें। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चंस में लगती है, इसलिए पॉलीगन लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज देखना है, काफी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स। और पहला मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, of two vectors. So this is the heading, ठीक। so इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल, if there are two vectors, if there are two vectors a vector and b vector, ठीक है, which are at an angle
थीटा, ठीक है, their dot product will be given as a dot b, will be given as a dot b, और a dot b जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, mod a mod b cos थीटा। तो हमारा अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे में है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के बीच का वो आएगा ए वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट, दिस इज द डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mod a mod b cos थीटा। तो ये चीज आपको लिखनी है अच्छे से, डेफिनेशन है ये डॉट प्रोडक्ट की और स्केलर प्रोडक्ट की, कि भाई a डॉट b किसके बराबर होगा, mod a mod b cos थीटा, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लो एंड देन फिर हम सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। देन सीखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ठीक है, आई थिंक लिख लिया सभी ने। तो निकालने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, जरा ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो ए डॉट बी कर रहे हो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन बी गिवन एज cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, a डॉट बी डिवाइड बाई mod a mod b। सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाई mod a mod b। नोट करो इस चीज को, दोनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताना मुझे, जरा दिमाग लगाना खुद से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बताओगे मुझे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितना आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सही है, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बिकॉज थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। सो a डॉट बी दैट इज इक्वल टू mod a mod b cos 90, और cos 90 डिग्री कितना हो गया, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या आएगा, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से देखना जरा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला अगर मैं पूछता हूं आपसे आई कैप डॉट आई कैप, सेकंड पूछूंगा मैं जे कैप डॉट जे कैप, और थर्ड पूछूंगा के कैप डॉट के कैप, बताओ भाई कितना आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि मॉड आई कैप
इंटू मॉड आई कैप, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, आई और आई के बीच का 0 डिग्री, इसी तरीके से जे और जे के बीच का भी 0 डिग्री, और इसी तरीके से के और के बीच का भी 0 डिग्री। ठीक है, तो मॉड आई कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, मॉड 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए आई डॉट जे, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आई डॉट जे ये पूछ लिया, हाँ आप बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। आई डॉट जे पूछ लिया, या जे डॉट के पूछ लिया, या आई डॉट के पूछा, या फिर माइनस आई डॉट के पूछा, कुछ भी इस तरीके से, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि थीटा कितना है इनके बीच का 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। और अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग, ए डॉट बी कैसे किया जाता है। सो इफ there are two vectors, ठीक है, a vector which is given as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and b vector that is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then जल्दी से बताना मुझे, जरा दिमाग लगाओ, ए डॉट बी निकालना है, यानी ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे बी एक्स आई के साथ, बी वाई जे और प्लस बी जेड के। क्या आएगा जल्दी से बताओ, लगाओ दिमाग। वेरी गुड माधव, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी कहां से आ गया तुम्हारा, सी नहीं आएगा, ए आएंगे, ए और बी के बीच में ही तो है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, बी एक्स बी वाई क्यों आएगा, ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट अगर तुम इससे करो तो गलती से तो मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई, बहुत बढ़िया बात है ये, सब मिस टाइप हो गया, टाइप। अच्छा मिस टाइप हो गया, तो ठीक है, देखो आई का आई के साथ करोगे तभी 1 मिलेगा, आई का अगर जे के साथ कर दोगे क्या हो जाएगा 0, इसी तरीके से आई का के साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो मिलने क्या वाला है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्योंकि बाकी अगर तुम आई के साथ जे का करोगे या आई के साथ तुम के का करोगे तो कितना मिलेगा 0, ये भी 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर तुम जे का आई के साथ करोगे और जे का के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आंसर 0 0, समझ रहे हो। तो जे का सिर्फ जे के साथ करो ना, और आई का सिर्फ आई के साथ, और के का के साथ, तो हमें ये चीज मिलेगी। क्लियर है सर? लेकिन उसमें तो बी एक्स बी वाई और बी जेड था ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड होने दो अलग अलग, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ए एक्स का ए एक्स के साथ रखना। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से एक और होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज द हेडिंग। तो दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स
if there are two vectors, a vector and b vector, ठीक है, with angle theta between them, then the cross product of a vector and b vector will be given by a vector cross b vector, that is, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अगर हम इसको देखें तो a क्रॉस b किसके बराबर आएगा, जरा ध्यान से देखो, मॉड a मॉड b साइन थीटा, और ये n कैप, देखो जरा ध्यान, ये क्या है, n कैप। तो वेयर n कैप, देखो कैप लगता है तो कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। सो वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर in a direction perpendicular to a vector cross b vector, a vector cross, या फिर मैं ये कहूं परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर प्लेन। जरा देखो, लिख लो जरा, a क्रॉस b की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, a क्रॉस b किसके बराबर होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। तो n कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन a एंड b, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो तुम लोग बताओ मुझे कितना लिख दूं मैं मैग्नीट्यूड, तो पहले ये नोट डाउन करके मुझे मैग्नीट्यूड बताना कितना लिखूं। दिस इज द मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये सारी चीज मैग्नीट्यूड में आ जाएगी, खत्म। तो ये एन कैप के बिना अगर हम देखें तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, लिख लो जल्दी से। अब बात आती है कि हम ये एन वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो अब हम एन वेक्टर की डायरेक्शन सीखेंगे निकालना। ये होने के बाद मुझे डन भेजना, थम्स अप भेजो जिससे मैं समझ पाऊं। हाँ, वेरी गुड माधव, माधव को पता है, वेरी नाइस। ओके, चलो ये हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखना चाहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय द एन कैप, इज गिवन बाय द एन कैप, जो कि एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय एन कैप, ठीक, एंड this direction can be identified by the screw rule या फिर राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल लगा सकते हो या राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी इसमें से लगा सकते हो। तो मैं यहां पर बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल,
ठीक है, और इस साइड बताऊंगा स्क्रू रूल। दोनों ही रूल्स बिल्कुल सही है, दोनों से सेम डायरेक्शंस आएंगी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि जब आपको ए क्रॉस बी चाहिए, सो ए क्रॉस बी अगर हमें चाहिए, इसकी डायरेक्शन, हाँ के कैप बिल्कुल सही है। जरा देखते हैं कैसे। ये अलोंग एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल में, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको पहले वाले वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ये पहला वेक्टर जो तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट वेक्टर, इसके अलोंग प्लेस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप क्या करने वाले हैं, कर्ल करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स बी वेक्टर। तो ये जो सेकंड वेक्टर तुम्हें दिख रहा है इसकी तरफ क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे बना देता हूं, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये ए वेक्टर हो गया एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, जो कि है वाई एक्सिस के अलावा। तो हम कर्ल करेंगे सेकंड स्टेप में, कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जब आप कर्ल करोगे तो तुम्हारा जो थंब है वो एक डायरेक्शन देगा, और वही डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी की। तो ये जो तुम कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो जो थंब होगा, बाय डूइंग दिस, बाय कर्लिंग द थंब will give direction, thumb will give direction of a vector cross b vector। तो यहां पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा था, a वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन सा है, b वेक्टर। तो हमें अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए तो ये किसके द्वारा दी जाती है, एन कैप के द्वारा। तो जब हम राइट हैंड की फिंगर्स को यहां पर प्लेस करेंगे, तो ये मैंने फिंगर्स रख दी कुछ इस तरीके से, और इनको मैं कर्ल कर रहा हूं टुवर्ड्स बी। तो मेरा जो थंब है वो कहां जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ। तो देखो ये जा रहा है जेड एक्सिस की तरफ मेरा थंब, ठीक है। तो थोड़ा डिजाइन बना लेना अपने हिसाब से। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। आप पहले फिंगर्स प्लेस करते हो पहले वाले वेक्टर के अलोंग। तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए, तो ए के अलोंग फिंगर प्लेस की। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन करना उसी तरीके से जिस वक्त कर्ल कर पाओ। अगर मैं ऐसे रख देता तो मैं बी की तरफ कर्ल नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक ही तरफ से ऐसे ही रखना होगा जिससे मैं बी को आसानी से पकड़ पाऊं, यानी कर्ल कर पाऊं। तो जो थंब है वो मेरा कहाँ आ रहा है, जेड एक्सिस के। तो अगर ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो ये कहाँ आएगा, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से नोट करो इस चीज को। दिस इज अ राइट हैंड थंब रूल। और फिर देखेंगे हम स्क्रू रूल। फिंगर प्लेस ऐसे ही करना है जिसकी वजह से आप कर्ल कर पाओ। अगर आपने कर्ल ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो प्लेस करने का क्या फायदा, फिर आप बदल दो जिससे कि तुम कर्ल कर पाओ। तो स्क्रू रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। ये भी इसी तरीके से बात करेगा, लेकिन लिखने का तरीका कुछ और हो जाता है। अच्छा, ये हो गया सभी का डन, कमेंट करो। ठीक, चलो अब ये देखो जरा, ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये मैंने मान लिया दिस इज बी वेक्टर।
तो ये हो गई अलोंग वाई एक्सिस और ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस चीज को समझना होगा ध्यान से कि सपोज मेरे पास एक स्क्रू होता, स्क्रू कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्रू है। ठीक, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं तो मैं इस स्क्रू को किस तरफ घुमा रहा हूं, ए से बी की तरफ। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्लेस द स्क्रू, ठीक है, एंड रोटेट in the direction, rotate in the direction from first vector, जो कि यहां पर a लिया है, towards second vector, जो कि यहां पर b लिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं a से b की तरफ घुमाऊंगा इसको, स्क्रू को, तो स्क्रू जो है वो लूज होगा या टाइट होगा, बताओ जरा, बाहर आएगा या अंदर की तरफ जाएगा? कमेंट करो। ये जो स्क्रू है जो हमने यहाँ प्लेस किया है, इसको जब मैं, हाँ, लूज होगा तो मतलब बताओ प्लेन के बाहर आने वाला है, हाँ, या अंदर जाएगा? स्क्रू खोलकर देखना, टैप खोलते हो, टैप खोलते हो तो ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए जब ये स्क्रू खोलोगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, बिल्कुल अपवर्ड। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो सेकंड जो स्टेप होगा कि लूजिंग, ठीक है, और टाइटनिंग। ठीक है, या अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो लूजिंग या फिर टाइट होगा ये, दे विल गिव द डायरेक्शन, will give the direction of a vector cross b vector, that is n vector। तो अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, अलोंग z एक्सिस। और यहाँ जो स्क्रू है वो लूज होगा, लूजिंग। ठीक है, तो लूजिंग मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन कौन सी एक्सिस है हमारे पास, z एक्सिस। नोट करो इस चीज को जल्दी से। तो दोनों रूल समझ में आने चाहिए, बहुत सिंपल से है। दोनों रूल सिंपल से हैं बहुत। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। सेकंड की अगर बात की जाए तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन बी गिवन बाय ए क्रॉस बी का मॉड लेते हैं तो क्या मिलता है, मॉड बी साइन थीटा। तो जब साइन थीटा निकालोगे यहां से तो क्या आएगा, मॉड ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ए। तो ये निकाल सकते हैं, यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स कितना आएगा, बताओगे जल्दी से? कितना आएगा दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट?
बिल्कुल, दैट इज जीरो वेक्टर, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो जीरो वेक्टर। क्लियर? जल्दी से लो तीनों प्रॉपर्टीज लिखने के बाद सर हम सब सर आपकी आवाज कट रही है, सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। कमेंट करके बताओ आवाज सही है, स्क्रीन बंद हो रही। सर तो स्क्रीन तो क्लियर है, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो लिख लिया, अगर तुम मुझे कमेंट करो। सर मुझे उस वाले में डाउट था, स्केलर प्रोडक्ट में, मतलब डॉट प्रोडक्ट में। ऐसा करते हैं, अभी तक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी चीजें ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट होमवर्क रहेगा शीट का। अब आप शीट करना चालू कर दो। हाँ ठीक है, तो शीट लगाना चालू कर दो। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट तो आपको करने हैं 1 to 40। ठीक, चलो थैंक यू।